दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण क्यों होगी उसको भी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वहां पर जाना है, ज्वाइन हो जाना है। देखिए, यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हम आपको बताएंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको लगातार तैयारी करते रहनी है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यौगिक परिवर्तन। देखिए, यौगिक परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ से आप समझना चाहेंगे तो। चलिए, यौगिक परिवर्तन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है? पूर्ण करना है। क्या करा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो C2H5NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2 को गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा हमारा? यहाँ पे डॉट 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 प्लस HGS प्लस और क्या बनाएगा यहाँ पर? HCl। तो क्या बनाएगा यहाँ पर? इस प्रोडक्ट को हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप C2H5NH2 प्लस CH2। क्या? C2H5NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2 क्रिया करिए, क्या बनाएगा? अगर यहाँ की बात करेंगे तो C2H5NCS क्या बनाएगा? C2H5NCS बनाएगा प्लस HGS बनाएगा प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये बनाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न हमने लिया है वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान कौन कौन से यहाँ पर। देखिए, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक है ये। अब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो बनाएगा क्या? यहाँ पे डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे कुछ बनाएगा, यहाँ पे फाइंड करना है हमें, और प्लस KCl प्लस H2O बनाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनाने वाला है। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक है ये। बनाएगा क्या? RNC प्लस 3KCl प्लस H2O 3H2O बनाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है कि एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन हमें बनाना है। क्या बनाना है? एसिटिक अम्ल से हमें एथिल अमीन बनाना है। चलिए देखते हैं क्या बनाएगा यहाँ पर। CH3COOH और यहाँ पर बनाएगा क्या? NH3 बनाएगा। तो क्रिया करके देखिए क्या बनाएगा? CH3COONS4 बनाएगा। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? शुष्क H2O कहते हैं। इसका आसवन जब हम करते हैं तो आसवन करने पर देखिए क्या बनाएगा? CH3CONH2 जिसे आप क्या कहते हैं? एसिटेमाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया बहुत ही चरणों में हो रही है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि एसिटिक अम्ल को उठाते हैं हम तो एथिल अमीन किस अवस्था में बनेगा उसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं CH3COOH, यहाँ पे NH3 बनाएगा। तो NH3 के साथ जब क्रिया करेगा ये तो CH3COONH4 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर शुष्क H2O है। क्या है? शुष्क H2O। इसका आसवन जब हम करते हैं तो क्या बनाएगा? CH3CONH2 बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं? एसिटेमाइड कहते हैं। अब पुनः जब इस एसिटेमाइड का हम क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे तो P2O5 और H2O जैसे में निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा? CH3CN बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर CH3CN के बाद हम क्या करेंगे? नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है Na प्लस C2O5। ठीक है, C2H5OH तो क्या करेगा? टोटल बनाएगा CH3CH2NH2 जिसे आप क्या कहते हैं? एथिल अमीन कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए
ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल, क्या एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल की बात करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड से हम क्लोरल किस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है। यहाँ पे देखिए, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल की बात करेंगे, CH3CHO प्लस 3Cl2 से क्रिया करके देखिए, जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होगा। ठीक है, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो क्या बनाएगा, CCl3 प्लस CHO, क्या बनाएगा, CCl3 CHO बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। और देखिए प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, HCl। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न है आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी अभिक्रिया की जो संतुलित अवस्था है, CH3CHO प्लस 3Cl2। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कार्बन की गिनती करेंगे तो 1 2 कार्बन यहाँ पर है, तो 2 कार्बन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। कहाँ, 2 कार्बन नहीं, यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइड ही है हमारा पूरा। ठीक है, एक ही कार्बन आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर दिखेगा और CHO टोटल उठा करके यहाँ पे हम CHO कर दिए। ठीक है, उसके बाद Cl3 एक यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, 4 क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्लोरीन यानी कि देखिए 6 क्लोरीन आपको यहाँ पर है, इधर भी 6 क्लोरीन आपको होने चाहिए। 3Cl2 6 क्लोरीन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए अगला देखिए, XeF4 में XeO4 से हम XeO3 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 6Xe4 प्लस 12H2O से जब क्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्या हमारा, 4Xe, जो कि गैस है ऊपर निकल जाएगी, और 2XeO3 प्लस 24HF प्लस 3O2 बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीजें बन रही हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें बन रही हैं। तो संतुलित करने का तरीका हमने आपको यही बताया कि इधर के तत्वों को गिनकर इधर के तत्वों को गिनना है, दोनों बराबर तत्व आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी यौगिक परिवर्तन का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए आप। चलिए आगे आपको बताते हैं, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, ये क्रिया करके अगर इसको क्रिया कराएंगे तीनों को तो क्या बनाएगा हमारा, FeSO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, फेरिक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिक सल्फेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजोइस अम्ल से एमाइड, क्या बेंजोइस अम्ल से एमाइड कैसे बनाएंगे, तो C6H5COOH से क्रिया का NH3 से क्रिया करे क्या बनाएगा, C6H5COONS4 बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, अमोनियम बेंजोएट कहते हैं। ऐसे गर्म करेंगे H2O की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H5CONH2 बनाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, इसकी भी चर्चा आपको हम करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। CH3OH और किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा, PCl5 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो बनाएगा क्या, CH3Cl, और पुनः जब इसकी क्रिया KCN की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनाता है हमारा, CH3CN बनाएगा। पुनः जब इसकी क्रिया हम H2O की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनाएगा, CH3COOH और एसिटिक अम्ल बनाएगा। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेरियम एजाइड से बेरियम एजाइड से हम बेरियम बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो 2BaN3S क्या बनाएगा, 2BaN3S। अब क्रिया करके क्या बनाएगा हमारा, 2Ba सॉलिड है ये हमारा, और 3N2 गैस, क्या 3N2 गैस बनाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। देखिए इस प्रश्न में कहा क्या रहा है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। इसे आप एक तरीके से और जानते हैं, रसो व शोषण, क्या रसो व शोषण। ठीक है, इसे आप एक तरीके से और जानते हैं, रसो व शोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो
जैसे आप कह रहे हैं भौतिक अधिशोषण से रासायनिक अधिशोषण कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें अंतर हमें निकालना है तो अंतर देखिए क्या अंतर होता है उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। किसके कारण होता है? यहाँ वांडर वाल्स बलों के कारण होता है, ठीक है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। किसके कारण? रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, ठीक है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। प्रकृति में क्या है? विशिष्ट नहीं है। यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। जो प्रकृति होती है इसमें, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें जो तीसरा बात क्या है कि यह प्रकृति में उत्क्रमणी है। उत्क्रमणी का मतलब क्या है कि अगर एक तरीके से होती है तो पुनः दूसरे तरीके से भी भौतिक अधिशोषण हो सकता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है वह अनुत्क्रमणी है। एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं। कहने का मतलब यहाँ गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती है, ठीक है। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती है रसोवशोषण दर्शाती है। क्या दर्शाती हैं? रसोवशोषण दर्शाती है, ठीक है। 5वें नंबर की बात करेंगे तो इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम, जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है वह कम होती है। और यहाँ पर देखिए कितना होती है? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, ठीक है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। इसमें 30 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए हम छठे पॉइंट की बात करते हैं तो अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। क्या होता है? निम्न ताप सहायक होता है। यहाँ ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। अधिशोषण जो होता है इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है। यहाँ ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है एक तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर की बात करेंगे तो उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर, उच्च दाब पर क्या करेंगे? अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है। क्या होता है? बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है, ठीक है। या देखिए यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है। क्या होता है? यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह सारे प्रश्न अच्छी तरीके से पसंद आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यह चैनल आप ही का है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं।